चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो आपके डिटेल पार्ट है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई आपके जो सॉफ्टवेयर है कितने तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो हमने मैराथन क्लास कवर की थी उसके अंदर सारी चीज़ें दे दी है। उसका जो लिंक है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा ऊपर। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, उसको आप सबसे पहले जरूर कवर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यह इंटरफेस की तरह काम करता है, मध्यस्थता भी बोल सकते हैं, पुल, सेतु, ब्रिज, ये और भी इसके अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, तो आप अतिशयोक्ति आप इसको कर सकते हो, ये सारी चीज़ आप इनको बोल सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश भी की है। देखिए मान लीजिए, मान के लीजिए, देखिए यहाँ पे ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए मैंने इस तरह से बना रखा है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं ओवरलैप नहीं करूंगा क्योंकि जैसे अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, शेल और कर्नल। क्या होता है? शेल और कर्नल। तो सबसे पहले मोटे तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं तो ये पूरा क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या रन करती है बच्चों? एप्लीकेशन। क्या रन करती है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को कौन यूज़ करता है? यूज़र करेगा भाई, यूज़र यूज़ करेगा। और जो आपका ओएस है ना, वो किसके ऊपर रहता है? किसके टॉप पर रहता है? वो रहता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ओके। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के हम डेप्थ पार्ट में जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हो। शेल, जो आपको इसको आप एक्सटर्नल लेयर बोल सकते हो, जो किसके क्लोज रहेगी? आपकी यूजर के क्लोज रहेगी। देखिए यहाँ पे यूजर के पास कौन सी लेयर है? ये वाली लेयर है। और हार्डवेयर के पास कौन सी लेयर है? कर्नल। तो वो कहलाएगी आपकी इंटरनल लेयर। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। मैक ओएस किसका है? आपका एप्पल का। लाइनेक्स, यूनिक्स। अब मोबाइल के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों? एंड्रॉयड, जो किसका है? आपके गूगल का। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, मैंने बहुत मेहनत की है, आप देख ही पा रहे हो, हर एक चीज़ मैंने हाथ से लिखी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये एक्सपेन टेबलेट ऐसा है ना, इस पर लिखा भी नहीं जाता सही तरीके से, कितनी बार बिगाड़ना पड़ता है। टाइप्स ऑफ ओएस अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो कार्य के आधार पर, इंटरफेस के आधार पे, और यूज़ के आधार पे, किस तरीके से आप उपयोग कर रहे हो उस आधार पे तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। कार्य के आधार पे कौन सा है? बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अंदर रियल टाइम के अंदर देखिए बच्चों दो पार्ट है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखिए आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और इंटरफेस के आधार पे दो तरह के हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कार्य के आधार पे, उपयोग के आधार पे आपके दो तरह के हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है? इनमें से कोई भी एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा है, कार्य के आधार पे है, इंटरफेस के आधार पे, या यूज़ के आधार पे। तो इनकी जो हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, और इसके जो सब टॉपिक, जो भी सब पार्ट है, वो भी आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं हम बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको टेक्निकल के अंदर एक चीज़ बोली थी कि भाई जैसा नाम वैसा काम। अब यहाँ पे बेच बोल रहा है तो कुछ न कुछ चीज़ें बेचेस की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप स्कूल के अंदर आपने 9, 10, 11, 12 के अंदर आप वहाँ पे स्कूल के अंदर लैब के अंदर गए होंगे, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। तो उनके अंदर आपको हमेशा, और कंप्यूटर लैब, तो उनके अंदर आपको बेचेस के अंदर ले जाते थे कि भाई बेच ए है जो 1 से 10 रोल नंबर तक होगा, बेच बी है 11 से 20 रोल नंबर तक होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ लगता है। बेच का मतलब क्या हो जाएगा? सेम टाइप के जॉब वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? सेम टाइप के जॉब, जैसे J1, J2, J3, वो क्या है? ये बेच है। फिर देखिए J4, J5, J6, ये एक बेच है। तो सबसे पहले बेच 1 एग्जीक्यूट होगा, ये सीपीयू के पास जाएगा और ये पूरा पूरा आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर किसका नंबर आएगा? फिर देखिए बच्चों, बेच 2 का नंबर आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना,
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर इन बेचेस के अंदर एक भी जॉब परफॉर्म नहीं कर पाई तो पूरा का पूरा बेच आपका क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे बेच का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर फॉलो करता है वो आपका फॉलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जो पहले बेच आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और बेच के अंदर भी जो जो पहले आएगा सीपीयू की साइड रहेगा वो पहले आपके एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, लॉन्ग वेटिंग, स्टारवेशन। अब सीधी सी बात है ना भाई सॉरी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए J6 को एग्जीक्यूट होने के अंदर 100 सेकंड लग रहे हैं, और J5 को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड, J4 को एग्जीक्यूट होने के लिए भी 1 सेकंड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई J6 100 सेकंड जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक J5 और J6 को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सॉरी, J6 जब तक 100 सेकंड तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक J4 और J5 को यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग वेटिंग हो रही है, ज़्यादा लंबा इंतजार, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। ध्यान रखना, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, इसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। वैसे स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब जिस व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है उसे हम स्टार्व बोलेंगे। सेम कैसे भाई इस आदमी को अपना कार्य नहीं बोल रहा है इसलिए ये क्या हो गया, स्टारवेशन का शिकार हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉट इंटरेक्टिव, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की बात, देखिए जो कीवर्ड्स है ना ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना। नॉट इंटरेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एक बार ये बेच कंप्लीट हो गया और सीपीयू को सबमिट आपने कर दिया, उसके बाद कोई यूज़र अलग से इसके अंदर इनपुट नहीं डाल सकता है। अगर आपको कुछ चेंज करना है कोड या कुछ करना है तो वो नहीं पॉसिबल नहीं है, जब तक या तो ये पूरा बेच एग्जीक्यूट होकर बाहर नहीं आ जाए या इंटरप्ट नहीं हो जाए। टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, ओके। नेक्स्ट देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अब जैसा नाम वैसा काम, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा प्रोग्राम अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कहाँ पे, आपके रेम के अंदर आ सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम रेम के अंदर अभी आ सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेम के अंदर आ सकते हैं। पहले बेच के अंदर आ रहे थे, अब बेच नहीं, अब क्या आ रहे हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे J1 J2 J3 J4, ये सेम उसी तरीके से भाई साहब आप जिमने जा रहे हो ना तो अगर आप जिमने जा रहे हो तो बेच प्रोसेसिंग के अंदर तो क्या होगा कि भाई आपको बोल दिया 5-5 के ग्रुप के अंदर आओ और सब जिम के जाओ, तो ठीक है। और इसके अंदर ये हो गया कोई भाई साहब, और उसके अंदर भी ये होगा कि पहले वाले व्यक्ति जिमेगा, फिर दूसरा जिमेगा, फिर तीसरा जिमेगा। अगर पहले वाले व्यक्ति की अच्छी खासी डाइट हुई तो दूसरे वाले सब ढूंढते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो प्रॉब्लम है ही भाई, ये बोलेंगे हम भी जिम में आए तो हम तो एक साथ जिमेंगे सभी, ये कोई बात तो ही नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन किया गया आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले बेच वाला कंसेप्ट हटा दिया गया कि भाई कोई बेच वेच वाला सिस्टम नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो अब क्या हो गया, इस पंडाल के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति आ सकते हैं जिमने के लिए। पर यहाँ पे भी है कि जिमने तो आ गए, पर यहाँ पे एक बार में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। ध्यान रखना, एक बार में एक ही व्यक्ति खाना खा सकता है। अगर वो व्यक्ति खाना खाते हुए उसको कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है ना, या कोई पानी पीने चला गया, उस दौरान क्या होगा, दूसरे वाली जॉब का नंबर आ सकता है। वो आप रियल टाइम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए J1 एग्जीक्यूट हो रहा था और J1 मान लीजिए J3 एग्जीक्यूट हो रहा था और J3 के पास क्या आ गई बच्चों, एक IO रिक्वेस्ट आ गई। IO मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब कोई इनपुट उसको लेना है तो ही काम होगा, या कुछ आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले करना है तो ही काम होगा। तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक स्टेट में डाल देगा या IO टाइम इसको अलोकेट कर देगा। तब तक क्या होगा, J1 या दूसरा जो भी जॉब है क्यू के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है अगर बेच प्रोसेसिंग से हम कंपेयर करें तो। समझ में आ रहा है। तो J3 J1 J2 J4 फिर दूसरे जो भी आपके प्रोग्राम्स आएंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ पे रैम के अंदर आते रहेंगे, पर एग्जीक्यूट हर समय एक ही होगा। इसका क्या फ़ायदा हो गया, सीपीयू हमेशा बिजी रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा सीपीयू बिजी रहेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो फायदा का हुआ, सीपीयू को तो हम बिजी रख रहे हैं। यस, हमारा टास्क ये है कि हमारा सीपीयू फालतू ठाला बुला नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हमेशा काम करता रहना चाहिए। समझ गए ना, जैसे काम करना चाहिए ना वैसे काम करता रहना चाहिए, उसको बिल्कुल भी मतलब रिलैक्सेशन नहीं देना है। तो देखिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन बढ़ाता है, आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोग्राम अब आपके रैम के अंदर आने लगे। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम का मतलब यही है कि भाई एक से ज़्यादा, डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए नंबर है ना, डिग्री का मतलब क्या, यहाँ पे नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम अब रैम के अंदर आ पा रहे, ज़्यादा आ पा रहे हैं, जितने ज़्यादा आएंगे उतनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम रैम से बाहर जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम क्या होगी बच्चों, गिरेगी, मतलब कम होगी।
ये भी FCFS को फॉलो करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा। यहाँ पे देखिए एक जो भी एक बार में एग्जीक्यूट हो सकती है लॉन्ग वेटिंग स्टार्वेशन, मैंने बताया था ना, जब तक J1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक J2 का नंबर नहीं आएगा, जब तक J2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक J4 का नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग जैसा नाम वैसा काम। अब ये एक से ज़्यादा टास्क, टास्क बोलो, जॉब बोलो, वर्क बोलो, एक ही बात है अभी। ठीक है, कर सकता है। इसको हम टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। अब क्या मतलब इसका देखिए, अब सेम वही केस लेते हैं कि भाई पांडाल में खाना आ रहा है, ठीक है, खाना लगा और जीमने के लिए सबको बुलाया गया। अब वही बात है ना, पहले तो क्या हो रहा था कि भाई सब बैच की फॉर्म में आ रहे थे, और अब सेकंड केस के अंदर क्या होगा, सभी जन इंडिविजुअल आ सकते हैं अलग अलग, पर एक व्यक्ति को ही एक बार में खाना दिया जाएगा और दूसरे तीसरे व्यक्ति टूंगते रहेंगे। पर अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा टाइम शेयरिंग के अंदर, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने मान सम्मान से उन सभी को बुलाया है, तो सबका एक एक बार तो भाई नंबर आना ही चाहिए, तब कि थोड़ी बहुत तो भूख शांत हो ना, सही बात है ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई जीमने के लिए सभी को बिठा देंगे कि भाई सब बैठ जाओ, और क्या करेंगे, एक एक बार पूरी सबको रख देंगे। समझ में आ गया ना बात, एक बार पूरी सब रख देंगे, थोड़ी थोड़ी दाल सभी रख देंगे, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, सभी की थोड़ी थोड़ी भूख मिट जाएगी। ओके, फिर दूसरी बार राउंड के अंदर थोड़ा 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 वापस रख देंगे। इस तरीके से क्या होगा, सभी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाएगा, या टाइम क्वांटम अलोकेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए J1 को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकेंड लगते हैं, J2 को एग्जीक्यूट होने में 4 सेकेंड, और J3 को एग्जीक्यूट होने में 3 सेकेंड। तो पहले तो क्या हो रहा था, जब तक आपके J1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक J2 का नंबर नहीं आएगा, J2 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था जब तक J3 का नंबर नहीं आएगा। पर अब नहीं, अब इन्होंने क्या कर दिया, सबको एक एक सेकंड दे दो। तो J1 एक सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, उसको बिठा देंगे भाई तू साइड में चलो। फिर J2 एग्जीक्यूट होगा एक सेकंड के लिए, उसको होल्ड कर देंगे। फिर J3 एग्जीक्यूट होगा एक सेकंड के लिए, उसको होल्ड कर देंगे। फिर वापस J1 J2 J3 J1 J2 J3, इस तरीके से क्या होगा, बारी बारी सभी का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों टाइम क्वांटम। क्या है, टाइम क्वांटम, ध्यान रखना, टाइम क्वांटम नाम याद रख लो। और यहाँ पे जो टाइम क्वांटम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड सभी को अलोकेट किया गया है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा टास्क, यहाँ देखिए मल्टीटास्किंग इक्वल टू मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस प्रीमशन, ये बिल्कुल सही है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था उसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहे थे, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग तो पहले था ही, अभी मैंने ऊपर बताया कि भाई एक से ज़्यादा आपके प्रोग्राम आ सकते हैं, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते एक से ज़्यादा। अब मैं अगर इसके अंदर प्रीमशन ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। अब सर ये प्रीमशन क्या है, प्रीमशन आप समझ लीजिए सीधा सा, प्रीमशन का मतलब यही है कि J1 को एक सेकेंड के लिए हमने CPU अलोकेट किया, और उसको बोला बस अब तू रुक जा, अब नेक्स्ट वाले का नंबर। तो फिर क्या किया, J2 को यूज़ किया, फिर J2 यहाँ से प्रिंट हो गया, फिर J3 आ गया, J3 वापस प्रिंट हो गया, फिर J1, J1 वापस प्रिंट हो गया, J2 वापस प्रिंट, J3, इस तरीके से चलता रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिम्पशन बोलते हैं। या एक टर्म और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, जॉब्स के बीच में स्विच करना। ये जॉब पहले थी, अब क्या हो गया, J2 का नंबर आ गया, फिर क्या हो गया, J3 का नंबर आ गया। ओके, इसको किसकी सहायता से हम इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों, टाइम क्वांटम, और उसको टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। मतलब ये जो टाइम था ना आपने 2 सेकेंड का 10 सेकेंड का, उसको आपने टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, स्लाइस करते हैं ना केरियो की छोटे मतलब पीसेस के अंदर, या आलू के छिलके जो हम करते हैं। ओके, उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, टाइम को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसका डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इसका एडवांटेज है ना। यहाँ पे एडवांटेज क्या हुआ बच्चों, अब बताओ कि क्या किसी को वेट करना पड़ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जिसको यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, नो लॉन्ग वेटिंग और नो स्टार्वेशन, यहाँ पे किसी को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। तो बताओ ये अच्छी है या नहीं, बिल्कुल, इस तरह के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो बहुत अच्छे हैं, ताकि किसी को भी वेट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ करना। ओके, अब वो सेम केस हो गया पांडाल में जिम रहे। अब आप बताओ कि एक ही व्यक्ति अगर पांडाल में जिमा रहा है, जिमने वाले बहुत सारे, अब एक ही व्यक्ति जिमा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुरस्कारी के अंदर टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक की जगह 5 व्यक्ति लगा लेते हैं, 10 व्यक्ति लगा लेते हैं। अब बताओ कि जो 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति काम करेंगे, वो कम समय में कर पाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, और लोग भी खा के जल्दी चले जाएंगे। सेम केस है मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब वो प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं ना बच्चों, उसको कोर की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं,
कोर की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोर टू डीओ, इसके अंदर कितनी कोर का यूज किया जाता था आपके, 2 कोर का। ड्यूल कोर, इसमें कितनी कोर का यूज किया जाता है, 2। i3 के अंदर कितनी कोर का यूज किया जाता है, 2। i5 के अंदर 4, i7 के अंदर 4 और i9 के अंदर 8 कोर का यूज किया जाता है। जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, अभी तक 8 कोर का आपके यहाँ पे यूज किया जाता है आपके जो जनरल पर्पज जो कंप्यूटर है उनके अंदर। ओके, तो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही, बच्चों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाता हूँ और आराम से पढ़ाता हूँ। ओके, अभी तो ये मैराथन चल रही है, बहुत जल्दी हो गई तो मेरे कोर्सेज भी आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप बिल्कुल, आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है बच्चों वो बिल्कुल अवेलेबल है, आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा भी आपको इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और समय के साथ जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं और क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करता रहूँगा। ओके, और बाकी आप देख ही रहे हो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। बाकी आप देखोगे तो जो भी व्यापारीकरण हो रहा है, वाणिज्यकरण हो रहा है शिक्षा का, वैसा अपना कोई काम नहीं है। ओके, चलिए बच्चों, बैक टू टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे थोड़ी भावनाओं में बह गया था मैं। ओके, चलिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि सर किस तरह का आपका पढ़ाने का तरीका है और भी क्या आप कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करो, ठीक है। एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा टास्क मल्टीपल प्रोसेसर की सहायता से एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये आपका हार्डवेयर है और हार्डवेयर के ऊपर आपका क्या रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या रन करता है बच्चों, एप्लीकेशंस। और उन एप्लीकेशन को कौन यूज़ करते हैं, हम यूज़र, उपभोक्ता। अब क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके यहाँ पे अवेलेबल रह जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए J1 J2 J3 यहाँ पे क्या हो रहे थे, ये सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब इन सबको करने में कितना टाइम लग रहा था, यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहे थे। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपके प्रोसेसर एक ही अवेलेबल था। अब बताओ यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर अवेलेबल है तो J1 J2 J3 सारे कैसे एग्जीक्यूट हो गए, पैरेलल हो गए। तो अब इनको काम करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड ही लगा। ठीक है, तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन है और यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस का हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, नो स्टारवेशन। जी हाँ, इसमें भी कोई स्टारवेशन की कोई गुंजाइश है नहीं। इसके जो ओएस है वो लाइनेक्स यूनिक्स, आप कह सकते हो कि सारे आपके मल्टी प्रोसेसिंग है। ओके, और आज के समय में जो भी कंप्यूटर आते हैं वो सारे मल्टी प्रोसेसिंग ही आते हैं, तभी तो गेम वेम और एक साथ आप बहुत सारे टास्क भी कर सकते हो इसके अंदर। ओके बच्चों, अब देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि भाई जो कंप्यूटर आज के समय में आ रहे हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस तरीके के हैं। ओके, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तय समय में जॉब कंप्लीट करना, जो भी आपको डेडलाइन दी हुई है उसके अंदर टास्क कंप्लीट करना। टाइम डेडलाइन के आधार पर दो तरह के होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों, मान लीजिए आपको जैसे अपना चंद्रयान 3 जो अपने भारतीय साइंटिस्ट हैं उन्होंने सक्सेसफुली अर्थ मून की सरफेस के ऊपर आप लैंड करा दिया है और जो रोवर है वो भी हमारा अच्छे से चल रहा है। अब बताओ जो लैंडिंग प्रोसेस हुई उसके अंदर किस तरह के कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, वहाँ पे आपके सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे एक तो देखिए बच्चों जो आपके जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए और जो आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब बताओ अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हुई तो बाहर आउटर स्पेस के अंदर एक सिग्नल भी ट्रैवल करने के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की उसको स्पीड लगती है ना। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर ही है ना, सही, मैं सही बोल रहा हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसको टाइम लगता है एक सिग्नल को ट्रैवल करने के अंदर। तो अगर वहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो हो सकता है कि जिस समय उसको टिल्ट कराना था, उसको झुकाना था, वो झुका नहीं और क्रैश हो गया। या जैसे मान लीजिए कि कोई बॉम्बिंग करनी है, किसी कंट्री के ऊपर मिसाइल अटैक करना है, उस केस के अंदर भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, जो कंप्यूटर है, उनका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे अगर 19-20 भी हुआ ना बच्चों तो हो सकता है कि टारगेट यहाँ पे बॉम्ब डालना है पर थोड़ा सा 1 सेकेंड की डिले हो गया तो पास वाला गाँव है वो उड़ गया जिनको उड़ाना था वो तो उड़े नहीं और पास वाले बेचारे गाँव वाले आम आदमी मर गए। ठीक है ना, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब समय इंपॉर्टेंट है पर अगर 19-20 भी हो जाता है तो चल जाता है। एग्जाम्पल, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं,
आपके पास कहीं कहीं से टेलीकास्ट होके आ रहा है और कहीं से कहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू गुजर के ही एप्लीकेशन रन होके आपके पास सारी चीज़ें आ रही है। ओके, वहाँ पे देखिए अगर मैच अगर 5 मिनट डिले भी होता है या 10 सेकंड 20 सेकंड की वैसे भी लीप चलती है, अगर आप ध्यान से रखोगे तो किसी चैनल पे पहले आ रहा है किसी चैनल पे बाद में आ रहा है, तो वहाँ पे 10 सेकंड 50 सेकंड का यहाँ पे लीप चलते हैं, तो उससे कोई ऐसा थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, या अगर आप थोड़ी 1 मिनट बाद लेट देख लोगे तो कोई यहाँ पे जान का खतरा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम केस आप जब बातचीत करते हो फ़ोन के ऊपर हल्का सा डिले होता है तो वो चलता है। ओके, ज़्यादा डिले नहीं चलता है, हेलो अभी बोला 5 मिनट बाद अगले आदमी को पहुंच रहा है हेलो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है। निर्धारित समय में कार्य पूरा करना मतलब 20 निर्धारित समय में आसपास कार्य करना मतलब 19-20 चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट, ऑटो पायलट सिस्टम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टाइम वाले हैं। कैन का सीवियर डैमेज, अगर थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है पूरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारे के सारे आपके सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। नो डैमेज और लाइफ को यहाँ पे कोई खतरा नहीं रहता है। ओके बच्चों, तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे लूजली कपल्ड ओएस भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना, ये टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे रिसोर्स यूज़र को एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। अगर एक सिस्टम बिगड़ जाता है तो अन्य सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। कुल मिला के आपको क्या कर दिया जाता है, ओएस को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग टर्मिनल के थ्रू क्या कर दिया जाता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसका एक टर्मिनल यहाँ बन जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ बन जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ बन जाएगा और एक टर्मिनल यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे कोई यूज़र बैठा है तो वो यहाँ से एक्सेस कर लेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ से एक्सेस कर लेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे जो टर्मिनल है वो बिगड़ गया, तो भी अभी तक भी अपने पास तीन टर्मिनल अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए एम्बेडेड ओएस, तो एम्बेडेड ओएस का सीधा से एग्जांपल है, जो आप एसी चलाते हो या जो आप माइक्रोवेव यूज़ करते हो, जो वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, उनके अंदर इनबिल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही आपका जो सिस्टम है, जो डिवाइस है, उसके अंदर आपके फैब्रिकेटेड करके देती है। तो वो भी है तो एक तरह के ओएस ही, उनको क्या बोलते हैं हम, एम्बेडेड ओएस। जैसे रोम के अंदर होता है, हाँ होता है बायोस, बूट स्ट्रैप लोडर, ये क्या है, ओएस सॉफ्टवेयर के ही तो पार्ट है ना। फिर देखिए माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन के अंदर जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं, उन तरह को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंटरफेस के आधार पे दो तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं बच्चे, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, कार्य के आधार पे वाला ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस के आधार पर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग के आधार पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको जैसे लग ही गया होगा कि सर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। तो फटाफट से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो मन में तो रखिए मत, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, पूछ डालिए। अब देखिए दो तरह के इंटरफेस है बच्चों, कमांड लाइन और यूजर ग्राफिकल। सीधा सा कंसेप्ट है भाई, अगर आप कमांड फ्रॉम के थ्रू अगर आप आपके ओएस को एक्सेस कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कमांड लाइन इंटरफेस। और अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू, मतलब आपको कमांड लाइन चलाने की जरूरत नहीं है, माउस के थ्रू ही आप सारी चीज़ एक्सेस कर पा रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन का उदाहरण है जैसे आपके MS DOS। इसको हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शेल खोलनी पड़ेगी और कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट से कमांड देने पड़ेंगे। ये चीज़ हमारे इसके अंदर नहीं है। हम माउस से कोई भी चीज़ किसी को भी उठा के इधर उधर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ग्राफिक्स के थ्रू ही तो आपका ये चल रहा है, पेन टेबलेट, यहाँ पे मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहे हो। अगर ये कि आपका MS DOS होता तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे विंडोज़, लाइनेक्स और US। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम उपभोग या उपयोग के आधार पर देखें तो दो तरह के, सिंगल यूजर ओएस और मल्टीपल यूजर ओएस। सिंगल यूजर मतलब एक जना यूज कर सकता है, मल्टीपल यूजर मतलब टर्मिनल बना के या वर्क स्टेशन बना के एक से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल यूज़र MS DOS, मैक OS, विंडो 95, विंडो 98, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। विंडो NT, अब देखिए मल्टीपल यूजर केस के अंदर विन NT, विन 2000, विन XP, विस्टा और 788, ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों, मल्टीपल यूजर। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेमोरी को मैनेज करना, ऑब्वियसली बात है मेमोरी एक बहुत ही क्रूशियल है।
रैम के अंदर डाटा कब लाना ले जाना, फिर हार्ड डिस्क के अंदर उसको सेव करना, हार्ड डिस्क से लेके आना, सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसको मैनेज करना। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर मतलब कीबोर्ड को, आपके माउस को, ट्रैक बॉल को, जो भी इनपुट डिवाइसेस है उन सबको मैनेज करना। आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर को, प्रिंटर को, इन सबको मैनेज करना। प्रोसेस को मैनेज करना, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं जो एक्टिव स्टेज में आके कहाँ आ जाएगा? आपके रैम के अंदर आ जाएगा, उस प्रोसेस को मैनेज करना, उसको रिसोर्स अलोकेट करना, सारे के सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर फाइल मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी आप फाइल बनाओगे उसको सेव करना एक्सटेंशन के थ्रू, पता भी रखना कि भाई ये कहाँ पे सेव की है। सिक्योरिटी इशू है ही भाई, फायरवॉल मेंटेन करना, अनवांटेड वायरसेस नहीं आ जाए। ओके, कोई अनऑथोराइज पर्सन ऐसा नहीं हो कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरप्ट कर जाए, घुस जाए इंट्रूडर। तो ये सारे काम किसके? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा जितने भी काम है वो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बूटिंग। अब बूटिंग का मतलब सीधा सा है, ओएस को प्राइमरी मेमोरी में आने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे ना, बटन को टिक जैसे ऑन करोगे तो क्या होता है? एक सिस्टम रन होता है। उस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले करंट पास होता है किसे? आपके सीपीयू को। सीपीयू क्या हो जाता है? आपका एक्टिवेट स्टेज में आ जाता है। कौन से स्टेज में? एक्टिवेट। यहाँ से ये जो सीपीयू क्या एक्टिवेट करता है? आपके रोम को, ठीक है, रोम को जगाता है। रोम क्या करती है? जैसे ही जगती है एक पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कौन सी? पोस्ट। पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेशन का पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है बच्चों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि पोस्ट जितने भी आपके सर्किट कनेक्टेड है ना कंप्यूटर से, उन सबको चेक किया जाता है कि भाई जो मेरी रैम कनेक्टेड है, जो मेरी मेमोरी कनेक्टेड है, या जो मेरा सीमोस कनेक्टेड है, एस एम पी एस कनेक्ट, ये सारे मतलब जुड़े हुए हैं या नहीं मुझसे। अगर वो नहीं जुड़े होते तो तुरंत वो सिग्नल करने लग जाता है। जैसे रैम अगर थोड़ी बहुत माल फंक्शन होती है तो पीप 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 की आवाज़ आपका सिस्टम करने लग जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हार्डवेयर चेक होगा। पोस्ट के बाद बायोस। ये बायोस क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, इसको फर्मवेयर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? फर्मवेयर भी बोलते हैं। फिर बायोस आपका ऑपरेट होगा, ये सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट होगा। वो क्या करेगा? आपके सीमोस को एक्टिवेट करेगा। जो आपकी बैटरी लगी रहती है ना, उसको आपके एक्टिवेट करेगा। और फाइनली क्या हो जाएगा? बायोस अपने बूट स्ट्रैप लोडर के थ्रू रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा बच्चों? लोड करेगा। क्या करेगा? लोड करेगा। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। यहाँ पे देखिए, ये सीपीयू है, और ये आपकी हो गई प्राइमरी मेमोरी, ये हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, और ये हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे पावर ऑन किया, यहाँ पे बायोस ने क्या किया? लोडर की हेल्प। लोडर का काम क्या करता है? ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के इस रैम के अंदर पटक देता है। भाई लोड कर रहा है ना, ठीक है, अपने आम भाषा में समझो। ये क्या करता है भाई साहब? इसका काम है, चल उठ फटाफट ओएस के पास जाएगा और इसको उठा के कहाँ पटक देगा? रैम के अंदर, कि भाई मेरा काम खत्म हो गया। तो ये लोडर है वो कहाँ रहता है? आपका बायोस के अंदर। ये जो इसका सब पार्टी है या सॉफ्टवेयर ही है। ओके, तो ये यहाँ से रोम से ये जगता है, और इसका जो दूसरा भाई है रैम इस मेमोरी का, उसके अंदर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को पटक देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे दो तरह की बूटिंग है। एक तो यहाँ पे देखिए, बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस की है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। मैंने क्या बोला? टेक्निकल क्या है? टेक्निकल का मतलब जैसा नाम वैसा काम। कोल्ड बूटिंग का मतलब भाई ठंडा। ठंडा मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपका सीपीयू एक भी बार चला नहीं होगा। तो अगर आपका कंप्यूटर बंद है, सीपीयू बंद है, और उसको स्टार्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। हॉट मतलब भाई पहले से जो चल रहा है उसको अगर रीस्टार्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा? आपका हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो सिंपल सिंपल टर्म है सारी सारी। यहाँ पे देखिए दो टर्म और है, एक स्पूलिंग और एक बफरिंग। ठीक है, स्पूल जो शब्द जब जैसे ही आए तो आपके दिमाग में एक चीज याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? प्रिंटर। ये ध्यान रखना। स्पूल मतलब प्रिंटर। अब क्या होता है? प्रिंटर को हम जैसे प्रिंट देते हैं ना, तो बहुत सारे टास्क देते हैं, 100-200 पेज एक साथ करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है? वो सारे के सारे पेज कहाँ लगा देता है? ये क्यू में लगा देता है। कौन? क्यू के अंदर लगा देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लगाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और खुद को क्या कर देता है? फ्री कर देता है। तो जो जिस स्पेस के अंदर उसको रखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पूल मेमोरी।
क्या बोलते हैं हम इसको, स्पूल मेमोरी करते हैं। मतलब जैसे एक पेज प्रिंट हुआ, ये यहाँ से स्पूल मेमोरी से क्या कर देगा, दूसरे वाले पेज को खींच लेगा। कौन, आपका प्रिंटर। इस तरीके से वन बाय वन सारे पेज आप प्रिंट हो जाएंगे, और प्राइमरी मेमोरी के ऊपर अनावश्यक लोड नहीं रहेगा, जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि भाई मुझे इन सबको प्रिंट कराना है, ठीक है। क्योंकि प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइसेस है, वो बहुत धीरे चलती है, ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट डिवाइस है। तो हम इससे अच्छा है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उससे कुछ यूज़फुल काम कराएंगे, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कौन एक्सेस करता है, आपका सीपीयू करता है। तो हम हमारे सीपीयू को यहाँ पे बिजी नहीं रख सकते, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। जब सीपीयू को कोई प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वह उसे एग्जीक्यूट करके स्पूल मेमोरी में डाल देता है, यहाँ से प्रिंट होता रहता है और सीपीयू फ्री हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बफरिंग। अब बफरिंग कहाँ होगा, ये बफरिंग, ये हो गया आपका रैम। अब देखिए यहाँ पे स्पूल होगा आपके रैम और आउटपुट डिवाइस के मध्य। कहाँ, रैम और आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या होगी, आपकी स्पूलिंग। वहीं अगर बफरिंग की बात करूँ तो वो आपके होगी आपके इनपुट डिवाइस और बफर मेमोरी, सॉरी, इनपुट डिवाइस और रैम के बीच में। कहाँ, इनपुट डिवाइस और रैम के बीच में। ओके, तो क्या होता है, देखिए इनपुट जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना बच्चों, उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड हम जो टाइप करते हैं वो काफ़ी कम होती है, पर आपकी जो रैम की मेमोरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और सब जो आपकी सीपीयू है काफ़ी फास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो इस मिसमैच को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बफर मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक साथ आप इंस्ट्रक्शन जो भी टाइप करोगे तो ये एक साथ लेके फिर क्या पास करता है, रैम को पास कर देता है। तो ये जो स्टोर रहता है डेटा, वो कहाँ रहता है, आपके बफर मेमोरी के अंदर, ध्यान रखना। तो फिर वन बाय वन ये बफर मेमोरी स्टोर होता है, फिर बफर मेमोरी कहाँ पास करती है, आपकी रैम के पास, यहाँ पे सारा डेटा पास करती है। ओके, तो ये जो पार्ट था पूरा पूरा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। ये जो टॉपिक है बिल्कुल इसके अंदर जितना हो सके मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो हम इस जो टॉपिक है उसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी टर्म आ गई वो क्या है, हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा हो या रनिंग अवस्था के अंदर हो, ठीक है, सीपीयू उसको ऑपरेट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोसेस बोलेंगे। और प्रोसेस से पहले वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम कहलाता है। देखिए वापस समझिए, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए a.exe आपकी एक फाइल पड़ी हुई है। अब उसके अंदर क्या होगा, कुछ सेट ऑफ, भाई आपका प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए I1 I2 I3 और ये क्या पड़े, आपके इंस्ट्रक्शन के सेट पड़े हैं, और ये मिलके क्या बनता है, आपका सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर मिलके क्या बनाता है, आपके प्रोग्राम बनाता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये क्या आपका जैसे मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I1 I2 printf RB। तो ये अभी कहाँ पड़ा हुआ है, आपका जो फाइल है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अभी ये क्या आपकी पैसिव स्टेट के अंदर है। देखिए बच्चों, अभी जो आपकी फाइल है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, पैसिव स्टेट के अंदर, मतलब यहाँ पीछे वाली साइड कहीं पड़ी हुई है। तो ये फाइल का नाम है आपकी a.exe, और यहाँ पे ये फाइल क्या कहलाएगी, प्रोग्राम। जब ये फाइल लोड होके आपकी रैम के अंदर आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, रैम के अंदर या मेन मेमोरी जो भी हम बोलेंगे, ओके, आ जाएगी, तब ये प्रोग्राम आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। इस केस के अंदर ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेस, और इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एंटिटी। बात समझ में आई। प्रोग्राम अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है तो आपका कहलाएगा प्रोग्राम, और अगर प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी के अंदर है तो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा। मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस एक्टिव एंटिटी के अंदर होता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम वो पैसिव एंटिटी के अंदर होता है। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल जरूरी वो ही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया मैंने प्रोसेस का, कि भाई जब एक ये प्रोसेस बोर्न होता है, एक बनता है, जब इसका जन्म होता है प्रोसेस का, जन्म से लेके प्रोसेस की मृत्यु तक वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, वो चीज़ यहाँ पे शो की हुई है। आपके जो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भाई आपके जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है प्रोसेस का, उसकी कितनी स्टेप होती है। तो मुख्यतः इसकी कितनी स्टेप होती है बच्चों, 5 स्टेप होती है। वो कौन कौन सी, देखिए, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक या वेट, या टर्मिनेट। ये आपके लाल अक्षर के अंदर दिख रखे हैं ना, वो क्या है बच्चों, आपकी मुख्य स्ट्रेचेस है, और वो कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। अब देखिए यहाँ पे वन बाय हम सारी की सारी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हम समझने वाले हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके न्यू का मतलब क्या होगा, प्रोसेस का क्या हो गया, जन्म हुआ। ओके, न्यू के बाद प्रोसेस कहाँ जाएगा, आपके रेडी स्टेट के अंदर। भाई वो अब क्या रेडी होगा, अब रेडी स्टेट का मतलब उसका अब नंबर आने वाला है सीपीयू के पास। ठीक है, रेडी से प्रोसेस कहाँ जाएगा, आपका रनिंग स्टेट के अंदर। रनिंग मतलब जब सीपीयू उसको सर्विस देगा। ओके, और रनिंग के बाद अगर उसका काम खत्म हो गया, जो भी टास्क उसको अलोकेट किया था अगर वो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है आइडल कंडीशन के अंदर। जन्म हुआ, रेडी हुआ, उसके बाद रनिंग हुआ, उसके बाद टर्मिनेट में चला गया। मान लीजिए प्रोसेस जब चल रहा था, उसका जब काम हो रहा था, उस समय उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए वो प्रायोरिटी किसी और प्रोसेस की आ गई, या टाइम क्वांटम शिफ्ट हो गया, या इंटरप्ट जनरेट हो गया, या आईओ रिक्वेस्ट आ गई, तो सॉरी या इंटरप्ट जनरेट हो गया, उस केस के अंदर आपका जो रनिंग स्टेट वाला प्रोसेस है वो वापस कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट के अंदर। ध्यान रखना ये चीज़ें कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी, टाइम क्वांटम या इंटरप्ट अगर जनरेट हुआ तो वो रेडी स्टेट के अंदर चलाएगा। ठीक है, और अगर रनिंग करते हुए कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है बच्चों, तो आईओ रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई कीबोर्ड से उसको इनपुट लेना है, या मॉनिटर के ऊपर उसको कोई आउटपुट में दिखाना है, या प्रिंटर के अंदर कुछ प्रिंट देना है, उस केस के अंदर जो आपका सीपीयू है उस प्रोसेस को पकड़ के ब्लॉक या वेट स्टेट के अंदर डाल देगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब और बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपकी आईओ जो रिक्वेस्ट होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। इसलिए सीपीयू को हम फालतू में उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, और जैसे ही इसकी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है वो प्रोसेस कहाँ चला जाता है, वापस रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से अगर ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक और वापस रेडी, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, और रनिंग से अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो रेडी और फिर से रनिंग, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, और रनिंग से अगर पूरा हो गया तो टर्मिनेट। ये आपकी 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है किसकी, आपकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की। यहाँ पे देखिए, अब न्यू और रेडी के बीच में आपके लॉन्ग टाइम शेड्यूलर वर्क करता है, रेडी और रनिंग के बीच में आपका शॉर्ट टाइम शेड्यूलर वर्क करता है, और बाकी अभी हम नीचे देखेंगे वहाँ पे ये मीडियम टर्म शेड्यूलर वर्क करता है। ओके, फिर और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, न्यू जो आपके प्रोसेस रहते हैं वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहते हैं, रेडी के अंदर जो प्रोसेस रहते हैं आपके मेन मेमोरी के अंदर रहते हैं, रनिंग के अंदर जो प्रोसेस बनते हैं वो भी आपके मेन मेमोरी में रहते हैं, ब्लॉक वेट के अंदर जो प्रोसेस बनते हैं वो भी आपके मेन मेमोरी में रहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट जो ग्रीन कलर के पार्ट दे रखे ना, ये एडिशनल पार्ट है। जब भी मेन मेमोरी के अंदर जगह बढ़ जाती है उस केस के अंदर क्या करता है, ब्लॉक एंड वेट वाले प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक अलग से क्यू बना दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड वेट। समझ गए ना, भाई मेन मेमोरी के अंदर अगर बीट ज़्यादा बढ़ गई तो उसको किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया, और उस कमरे को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी। तो ब्लॉक एंड वेट के अंदर सस्पेंड वेट, और वापस रिज्यूम होकर ब्लॉक वेट में जाते हैं। या देखिए रेडी क्यू के अंदर जब प्रोसेस थे तो बहुत सारे लाइन में लग रहे हैं, और वहाँ अगर जगह बढ़ गई है तो सस्पेंड रेडी के अंदर दे दिया जाता है। तो यहाँ से सस्पेंड और वापस रिज्यूम होकर कहाँ चले जाते हैं, रेडी के अंदर। और यहाँ से सस्पेंड वेट से कहाँ जा सकते हैं, सस्पेंड रेडी के अंदर भी जा सकते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो सस्पेंड रेडी के अंदर जो प्रोसेस रहेंगे ना, वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बनेंगे। कहाँ बनेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेंगे। ओके, ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख ली, यहाँ पे 5 स्टेट है आपके प्रोसेस के। अब चलिए और बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये जो MTS है ना, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसका क्या काम का है, स्वेपिंग करना, स्वेप इन स्वेप आउट। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा हो जाएंगे मेन मेमोरी के अंदर तो स्वेप आउट करके कहाँ लेके आ जाएगा, यहाँ पे सस्पेंड वेट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और जैसे ही यहाँ पे जगह खाली हुई या इनका काम हो गया तो वापस कहाँ डाल देगा, ये ब्लॉक इन वेट के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बस सुनते जाओ आप, वो थोड़ा सा मेरे साथ रहो, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैराथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसकी बात करें तो ये आपकी जॉब क्रिएट करता है और ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करता है। मैंने बताया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को कहाँ लेके आना बच्चों, रैम के अंदर। अगर यहाँ पे जैसे 4 प्रोसेस ही है तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम है। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोसेस इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होती है, आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं, डिस्पैचर भी बोलते हैं। टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख रखी है, आपको ये याद होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करता है, रेडी से रनिंग के बीच में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलर,
मीडियम टर्म शेड्यूल का क्या काम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी, स्वेपिंग करना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये कम करता है। अब बताओ कैसे कम करता है। देखिए रैम के अंदर पहले प्रोसेस थे, अगर यहाँ ज़्यादा प्रोसेस है तो मैंने क्या बोला, आपका जो मीडियम टर्म शेड्यूल है वो रैम से प्रोसेस निकाल के कहाँ डाल देता है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो देखिए यहाँ से यहाँ लेके आ रहा है। तो भाई यहाँ पे प्रोसेस जैसे मान लीजिए 6 थे, अब यहाँ से कम करके 2 कम कर दिए, तो बताओ इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हुई या ज़्यादा हुई। ऑब्वियस सी बात है, इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुई बच्चों, कम हुई। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वेपिंग। ओके। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इन फुल फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीसीबी या क्या बोलते हैं हम, टीसीबी, यह एक ब्लॉक होता है जिसमें प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, आपके एग्जाम के हिसाब से ये बस बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। और हर एक प्रोसेस का आपका ये अलग अलग पीसीबी बनता है। नेक्स्ट देखिए, कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, सीपीयू का सभी प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देने की प्रक्रिया जिसमें प्रोसेस सीपीयू से स्विच या बदलते रहते हैं। देखिए ये मैंने जब आपको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको एक शब्द बताया था, प्रिम्पशन। क्या बताया था, प्रिम्पशन, और उसको मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 चल रहा था, उसको प्रिम्प्ट कर दिया, ठीक है। फिर प्रोसेस P2 का नंबर आ गया, उसको प्रिम्प्ट कर दिया। प्रोसेस P3 आया, उसको प्रिम्प्ट कर दिया। प्रोसेस P4 आया, उसको प्रिम्प्ट कर दिया। अब हो सकता है इनमें से वापस कोई सा भी प्रोसेस आ सकता है। मान लीजिए वापस प्रोसेस P2 आ गया, उसको प्रिम्प्ट कर दिया, वापस P3 आ गया। प्रिम्प्ट करना मतलब भाई मान लीजिए 4 जने बैठे हुए हैं, अभी P1 खाना खा रहा था, उसको बोला अब तू रुक जा, अब खाना कोई और खाएगा, तू उठ। तो फिर P2 को बिठा दिया, उसने थोड़ी देर खाना खाया, फिर P3 को बिठा दिया। तो प्रिम्प्ट करना क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, प्रिम्पशन बोलते हैं। और जब ये P1 P2 एक दूसरे की अवस्थाएं चेंज करेंगे, भाई P1 किसी अवस्था में था स्टेट में, उसकी अवस्था अब कौन ले लेगा, P2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये जो चेंजेस जो हो रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। ओके, तो ये जो टर्म है आपको ध्यान रखनी है, कंटेक्स्ट स्विचिंग की। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब एक चीज़ है यहाँ पे, जो ये जो स्विचिंग होती है ना, उसके अंदर एक तरीका होता है भाई। जैसे P1 हट गया और फिर P2 आया, P2 हट गया, P3 आ गया, P3 हट गया, P4 आ गया। क्या अगली बार वापस नंबर P1 का आएगा या P2 का आएगा या P3 का आएगा। तो इसके अलग अलग रूल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अलग अलग एल्गोरिथम्स बनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीपीयू को प्रोसेस अलोकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे यह एक तरीका है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि कौन कौन से प्रोसेस कब कब सीपीयू को मिलेंगे। और अब ये तरीके दो तरह के हैं, एक है नॉन प्रिम्पशन या कोऑपरेटिव, और दूसरा बोलेंगे हम प्रिम्पशन, ठीक है। नॉन प्रिम्पशन या प्रिम्पशन, अभी मैंने बताया प्रिम्पशन का मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसको उठा दिया और दूसरे को लगा दिया। इस तरह के जो भी टास्क है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और नॉन प्रिम्पशन का मतलब क्या है, एक बार P1 खाना खाना बैठ गया, जब तक उसका पेट भर गया वो खाना नहीं खा लेगा, तब तक वो किसी और को नहीं बैठने देगा। फिर P2 का नंबर आया, तो P2 का जब तक टास्क पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी और को सीपीयू एलोकेट नहीं होगा। ये फ़र्क है आपका प्रिम्पशन और नॉन प्रिम्पशन में। अब देखिए यहाँ पे, जो आपकी नॉन प्रिम्पटिव जो आपके प्रोसेस है, सॉरी नॉन प्रिम्पटिव जो आपकी एल्गोरिथम है, वो आपकी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, और मल्टी लेवल क्यू। और प्रिम्पशन के अंदर आती है आपके शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रोबिन और प्रायोरिटी बेस। तो ये नाम आपको क्या करना है, इनके रेस्पेक्टिव ये नाम आपको याद रखने हैं, और इसके अंदर जो नाम है आपको याद रखने हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर बच्चों, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। FCFS एल्गोरिथम में अगर पहला जॉब ही एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लेता है तो दूसरे जॉब को लॉन्ग वेटिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, सबका नंबर क्या आ रहा है, 1 बाय 1। जैसे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका CPU है, इसको सबसे पहले P1 मिल रहा है, फिर इसके बाद कौन मिल रहा है आपका, P2 मिल रहा है, फिर उसके बाद कौन मिल रहा है, P3 मिल रहा है। अब मान लीजिए P1 को एग्जीक्यूट होने के अंदर ही मान लीजिए 5 मिनट लग गए,
तो P2 को तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया ना। मान ली इसका एग्जीक्यूशन का टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है, तो देखिए P1 के कंपेयर में P2 का वेट बहुत सॉरी हाँ, P1 के कंपेयर में P2 का वेट बहुत ज़्यादा हो गया अगर इस 1 सेकेंड में हम तुलना करें। ओके, यहाँ देखिए शॉर्टेज जो फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टारवेशन हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों एल्गोरिथम के अंदर स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई स्टारवेशन किस में हो सकता है। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिथम का टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा हो तो राउंड रोबिन एल्गोरिथम FCFS एल्गोरिथम की तरह बिहेव करती है। देखिए अगर राउंड रोबिन एल्गोरिथम का टाइम क्वांटम, जो हम टाइम को टुकड़ों के अंदर बांटते हैं ना, कि भाई 4 जने जिम रहे तो सबको 5-5 5 मिनट पहले जिमाएंगे, फिर वापस शुरू से नंबर आएगा। अगर ये टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा हो कि भाई 15-15 मिनट का सभी को टाइम है, तो यार 15 मिनट में तो अगला आदमी खा के वैसे ही उठ जाएगा ना। तो वो तो फिर FCFS की तरह वर्क करने लग गया कि भाई जो पहले आया खाएगा, उसका पहले नंबर, मतलब जो पहले क्यू में आया उसका पहले नंबर होगा। तो राउंड रॉबिन के अंदर अगर हम टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस केस के अंदर वो FCFS एल्गोरिथम की तरह बिहेव करने लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फिर देखिए सभी एल्गोरिथम में से शॉर्टेज जो फर्स्ट एल्गोरिथम में सबसे कम वेटिंग टाइम लगता है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एल्गोरिथम के अंदर शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर वेटिंग टाइम सबसे कम लगता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, है ना। प्रायोरिटी एल्गोरिथम में लॉन्ग वेटिंग या स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एजिंग कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी एल्गोरिथम के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, और जो दूसरे प्रोसेस है उनका नंबर नहीं आता है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है उनकी धीरे बाई धीरे एज हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी प्रायोरिटी हम क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जिससे वो हाई प्रायोरिटी वाले हो जाए और उनका नंबर क्या आ जाए बच्चों, जल्दी आ जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एजिंग, उसकी उम्र बढ़ाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है, तो ये छोटे मोटे टर्म है बच्चों, आपको याद होने चाहिए। यह एक इंटीजर वेरिएबल है जो थ्रेड के मध्य शेयर किया जाता है। बस आप एक ध्यान रखो ये कि एक इंटीजर वेरिएबल, इतना सा। इसके माध्यम से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हासिल की जाती है, ठीक है। तो ये डेप्थ के अंदर, तो जब आप क्रिटिकल सेक्शन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, जब क्वेश्चन, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आती है आपको। बस नाम ध्यान रखना है, सीमाफोर कभी आ जाए इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल भी देखिए बच्चों, यहाँ पे दो तरह के होते हैं, कितने, दो तरह के होते हैं, बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर को म्यूटेक्स भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर दो तरह की रेंज, मतलब रेंज ये होती है 0 से 1 लेके, ठीक है। बाइनरी रेंज होती है 0 या 1, क्या होती है, 0 या 1, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर के अंदर रेंज कोई फिक्स नहीं है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये रेंज महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे सीमाफोर के अंदर देखिए, ये आप चीज़ें याद कर लीजिए। अगर आप कभी आपको डाउन दिखे तो वैल्यू को डिक्रीज करना, देखिए डिक्रीज वैल्यू कब कब होगी, अगर डाउन लिखा हो, पी लिखा हो, ये पी लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, आपके डाउन लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, वेट। ये क्यों ऐसे बनाया है, आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर इस तरह से हो तो वैल्यू क्या करनी है, आपको घटानी है। और इंक्रीज वैल्यू के अंदर ये क्या लिखा हुआ है आपके, ये अप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अप। ये क्या लिखा हुआ है, ये वी लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, आपके सिग्नल लिखा हुआ है। अगर ये राइट साइड वाले आते हैं इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज करनी है। क्वेश्चन देख लो आप, ऐसा क्वेश्चन आपके आया हुआ है बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर। एक काउंटिंग सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद उस पर 6p और 4v ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए गए, सीमाफोर की फाइनल वैल्यू क्या होगी, देखिए। तो यहाँ पे देखिए s-p+v, ऐसे क्यों लिखा, p ऑपरेशन के अंदर हमने क्या बोला, वैल्यू को हम क्या करेंगे, p अगर लिखा हो तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव सिंबल। और v लिखा हुआ है, v के अंदर मैंने क्या बोला, हम वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो उसके अंदर हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सिंबल। तो s की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, देखिए यहाँ पे, ये रही s की वैल्यू 10, 10 माइनस p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, 6 प्लस v की वैल्यू कितनी दी हुई, 4। इसको आप सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर या सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। और जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए थे उन्होंने ये एक ही बार में क्वेश्चन कर लिया था, है ना।
नेक्स्ट देखिए फोक क्या होता है। तो ये छोटी छोटी टर्म है बच्चों, आपको याद होनी चाहिए, मतलब एक बार आप गो थ्रू कर लोगे ना, तो जब आप दूसरी बार देखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा हाँ ऐसा भी कुछ पढ़ा था। फोक ध्यान रखना है, FORK। इस फंक्शन के द्वारा पेरेंट द्वारा चाइल्ड क्रिएट किए जाते हैं। इस फंक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, पेरेंट द्वारा चाइल्ड क्रिएट किए जाते हैं। या वैसे बोल सकते हो प्रोसेस क्या क्रिएट करता है, अपने थ्रेड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, थ्रेड क्रिएट करता है। ये थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, और ये क्या है आपका प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे फंक्शन लिखा हुआ है मेन, फोक, फोक और ये बन। अब बताओ कि जब ये 2 बार फोक आपका कॉल हुआ तो कितने चाइल्ड प्रिंट होंगे। यहाँ पे फोर कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार। तो देखिए इस केस के अंदर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। जब भी आपको फोक ऑप्शन देखते हो, चाइल्ड इक्वल टू 2n-1 वैल्यू रख दो। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा 2 2-1। इसका मतलब क्या हो गया 2, इसका मतलब क्या हो गया 4-1। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो कितने फोक प्रिंट होंगे बच्चों, 3 फोक प्रिंट होंगे। अगर यहाँ n की वैल्यू जैसे मान लीजिए 3 आ जाती, बताओ अगर यहाँ फोक 3 बार लिखा होता तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 2 3-1, दैट इज 7 बार। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अब देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है ना, वो फास्टर टू स्लोअर इस तरीके से होती है। यूजर लेवल थ्रेड सबसे जल्दी होती है, उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड, और उसके बाद आपका प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है, ULT मतलब यूजर लेवल थ्रेड और KLT मतलब कर्नल लेवल थ्रेड। ठीक है, तो ये थ्रेड के 2 प्रकार होते हैं। ओके, हम इन डेप्थ के अंदर नहीं जा रहे। वैसे ये थ्रेड जो होता है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका यूजर लेवल थ्रेड और वो एक होता है आपका कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, और जो थ्रेड होता है वो किसका सब पार्ट होता है, आपका प्रोसेस का, ये प्रोसेस का। ठीक है, और चलिए अब देखिए प्रोसेस और थ्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ भी। प्रोसेस मतलब जब भी प्रोसेस को ब्लॉक किया जाएगा दूसरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोसेस है P1, फिर दूसरा है P2। मान लीजिए P1 को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो क्या P2 ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा, P2 रन करता रहेगा। सेम केस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थ्रेड है मान लीजिए T1, और दूसरा थ्रेड है T2, और तीसरा थ्रेड है T3, और तीनों थ्रेड किसके हैं, प्रोसेस P1 के। ठीक है, बोला ना प्रोसेस के ही तो सब पार्ट होते हैं। अब मान लीजिए किसी एक थ्रेड को यहाँ ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए T2 को ब्लॉक किया, तो इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि T1 T3 चलते रहेंगे, नहीं, पूरा का पूरा आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस को ब्लॉक किया तो दूसरे प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ अगर प्रोसेस के अंदर आपने थ्रेड को ब्लॉक किया तो पूरा प्रोसेस आपका बच्चों ब्लॉक हो जाएगा। प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं, जबकि थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्या आपका कॉमन रहता है क्या नहीं। ये है आपका एक प्रोसेस, ठीक है, और ये भी आपका है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर देखिए कौन कौन से सेक्शन होते हैं, फाइल सेक्शन, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप सेक्शन और स्टैक सेक्शन। और थ्रेड के अंदर भी ये सारे होते हैं, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थ्रेड के अंदर ये तीनों सेक्शन हमेशा शेयर किए जाते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है, डेटा फाइल, कोड फाइल, डेटा कोड और फाइल सेक्शन को हमेशा शेयर किए जाते हैं किसके साथ, जो इसके सब पार्ट है ना थ्रेड, ये T1 थ्रेड है, ये T2 थ्रेड है और ये T3 थ्रेड है, इनके साथ इन तीनों फाइलों को शेयर किया जाता है। जबकि स्टैक, रजिस्टर और पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, इनको शेयर नहीं किया जाता है। तो एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस काउंटर को क्या शेयर किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या डेटा को शेयर किया जाता है थ्रेड के अंदर, हाँ शेयर किया जाता है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा जो बच्चे उन सबको शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये जो प्रोसेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे हम एक बार की डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे डेड लॉक। क्या है, डेड लॉक। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, वेट किसी का इंतज़ार करना। देखिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वेटिंग। ठीक है, जिससे इसका मतलब आप किसी से किसी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अगर आपको जवाब मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं फाइनाइट वेटिंग, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। पर ऐसी वेटिंग, ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। ठीक है,
तो ऐसा वेट जो फाइनाइट हो, सीमित समय के लिए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन। और ऐसा इंतजार जो खत्म ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ देखिए कई बार क्या, हर समय क्या होता है, प्रोसेस क्या है, हर एक प्रोसेस को किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, देखिए एक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जैसे ये प्रोसेस है और यहाँ पे क्या होती है, इसको रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो बिना रिसोर्स के तो प्रोसेस किसी काम का नहीं, वो क्या करेगा, उसको रिसोर्सेज तो मिलेंगे तब ना, तभी तो वो काम करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन अराइज होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए R1 और R2 तो रिसोर्स है, और P1 और P2 यहाँ पे दो प्रोसेस है। तो R1 जो रिसोर्स है वो भी किससे अलोकेट हो रखा है, P2 को मिल रखा है। आई बात समझ में, अभी क्या कर रहा है, P2 इस रिसोर्स R1 का यूज़ कर रहा है। उसी प्रकार R2 जो आपका रिसोर्स है वो किसको अलोकेट कर रखा है, P1 को अलोकेट कर रखा है। मतलब जो हाँ, P1 प्रोसेस है वो आपके R2 प्रोसेस का यूज़ कर रहा है। उसी दौरान क्या हो गया कि P1 जो आपका प्रोसेस है उसने रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे अब जो नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए, रिसोर्स चाहिए, वो कौन सा चाहिए बच्चे, उसको R1 चाहिए। और उसी दरमियान P2 ने भी रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे जो नेक्स्ट रिसोर्स चाहिए वो R2 चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, ये सारे के सारे डेडलॉक में फंस चुके। कैसे, R1 के पास P2 है, पर P2 ने R2 की रिक्वेस्ट कर दी। R2 के पास P1 है, पर P1 ने R1 की रिक्वेस्ट कर दी। अब आप मेरे को बताइए, जब तक R1 P2 को छोड़ेगा नहीं, तब तक P2 R2 को मिलेगा नहीं। और जब तक आपका R2 P1 को छोड़ेगा नहीं, तब तक P1 R1 को मिलेगा नहीं। आई बात समझ में। तो सारे के सारे ये प्रोसेस और रिसोर्स कौन सी कंडीशन में फंस चुके बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। ऐसा इंतजार जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। उसके अंदर इन प्रोसेस और रिसोर्सेस को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के थ्रू, ओके, और रिसोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के थ्रू, मतलब एक आयत के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए कि क्या सर हर समय ही डेडलॉक होगा, क्योंकि हम तो कंप्यूटर चलाते ही है और हमारा कंप्यूटर आसानी से चलता है, किसी किसी समय वो हैंग हो जाता है। तो क्या हर समय ही डेडलॉक होगा या नहीं। तो देखिए, जब भी आपका डेडलॉक सिचुएशन राइज होगी ना बच्चों, तब आपकी मुख्यतः ये चार जो कंडीशन है ना, वो फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर ये चारों कंडीशन एक ही समय, एक ही इंस्टेंट टाइम के ऊपर एक साथ अप्लाई होती है, तो वो डेडलॉक के अंदर चला जाएगा सिस्टम आपका। कौन सा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। वैसे इन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा क्या, काफ़ी डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। मेरा तो यही मानना है कि आप इन जो टर्म है उनको याद कर लीजिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि दो प्रोसेस है P1 और P2, तो एक बार में एक ही प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है, या तो P1 एग्जीक्यूट होगा या P2 एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नो प्रिम्पशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक प्रोसेस P1 नहीं एग्जीक्यूट हो जाता पूरा, P2 का नंबर नहीं आएगा। भाई प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रिम्प्ट हो जाएगा, P2 का नंबर आ जाएगा। नो प्रिम्पशन का मतलब यहाँ पे प्रिम्पशन का कोई चांस ही नहीं है। अगर P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, P1 का नंबर नहीं आएगा। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या हो गया, P2 का नंबर आ रहा है और P2 ही पूरा CPU को यूटिलाइज कर रहा है, P1 का नंबर आ ही नहीं रहा है, लेके बैठ गया है उसको CPU को। सर्कुलर वेट मतलब, सर्कुलर वेट अभी हमने जस्ट देखा है, जब P1 आपका ये है ना, ये सर्कुलर वेट है। ये जो है ना, ये क्या आपका सर्कुलर वेट है। सारे इस सर्कल के अंदर एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होती है, तो वहाँ पे डेडलॉक होना निश्चित है। तो सर ठीक है, निश्चित तो है कि क्या इसका कोई उपाय है, हाँ है। डेडलॉक हैंडल करने के तरीके, या क्या हम बोलते हैं, स्ट्रेटेजीज। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए, पहला तरीका डेडलॉक इग्नोरेंस, भाई इग्नोर ही कर दो। जैसे शुतुरमुर्ग के ऊपर कभी भी विपदा आती है, आपदा आती है, तो वो क्या करता है, अपना जो सर है, मुंडी है, वो क्या जमीन के अंदर घुसा देता है, और वो सोचता है कि यार चलो बला टल गई। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, ओस्ट्रिच मेथड। क्या बोलते हैं, ओस्ट्रिच मेथड। यहाँ पे ओस्ट्रिच का हिंदी में क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग। क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का नाम है ना भाई इंग्लिश में, ओस्ट्रिच। तो हम क्या करेंगे, अगर डेडलॉक आ गया तो या तो उसको पावर ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे हमारे सिस्टम को। दूसरा है डेडलॉक प्रिवेंशन, बचाव के तरीके। हम क्या करेंगे, डाटा
डेडलॉक है उसकी मुख्य कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर देंगे। उसकी मुख्य कंडीशन क्या है? या तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट या सर्कुलर वेट। इन चारों कंडीशन है, ये चारों फुलफिल होगी तभी डेडलॉक होगा। तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से किसी एक को फॉल्स कर देंगे। या हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा है, जैसे प्रीम्पशन नहीं हो सकता तो ये क्या करेंगे, हम प्रोसेस को अलाउ कर देंगे, भाई आप प्रीम्प्ट लो, आप प्रीम्पशन हो, उससे क्या हो जाएगा, डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का टाइम मिल जाएगा। या सर्कुलर वेट है तो हम सर्कुलर वेट होने ही नहीं देंगे। तो ये चारों जो कंडीशन है उनमें से किसी एक कंडीशन को हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। तीसरा क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, इसके अंदर हम एक एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंगर्स एल्गोरिथम। और इसका एक नाम और है जो कि है आपका डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, जिसके अंदर हम अपने डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और फिर हम इसको रिकवर करेंगे। तो ये इसको इस तरह से याद रखना है आपको। आई पेड है ना, आई पेड है ना, आई फॉर इग्नोरेंस, पी फॉर प्रिवेंशन, ए फॉर अवॉइडेंस, डी फॉर डिटेक्शन। ध्यान रखना, बेंकर्स एल्गोरिथम हम अवॉइडेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर आपका आता है। ये सब पूछ लेते हैं कि भाई ऑस्ट्रिच मेथड हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, तो आपका इग्नोरेंस के अंदर। ओके बच्चों, तो ये जो आपका टॉपिक था डेडलॉक से रिलेटेड था। डेडलॉक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं आप जो ज़रूरी है वो मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर ने वास्तव में मेहनत की है, हाथों से बिल्कुल नोट्स बनाए हैं और उसके बाद हमारे लिए लेके आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ अभी अभी भी अवेलेबल है, तो आप तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाना चाहिए। और बिल्कुल ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस में लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। तो बच्चों, ये कुछ मोटिवेशनल लाइंस थी जिसके थ्रू आप थोड़ा एनर्जाइज फील करें और मोटिवेट हो। और बिल्कुल ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो शुरू से लेके आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप देखोगे कि बिल्कुल जो प्योर प्योर चीज़ें हैं ना, वो मैं आपके लिए एक निचोड़ लेके आया हूँ जो एग्जाम के अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। भाई मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, या आपके प्रोसेस को किस तरीके से आपके मेमोरी अलोकेट की जाती है। यहाँ पे देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे मेमोरी जो अलोकेट होती है ना आपको सीपीयू, दो तरीके से हो सकती है। एक तो कंटिन्यूस और एक नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। कौन कौन सी फॉर्म के अंदर, एक कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर और एक नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे देखिए, जो आपके कंटिन्यूस फॉर्म है वो दो तरह के हैं, स्टैटिक या फिक्स या डायनामिक। देखिए ये कैटेगराइजेशन में लेके आया हूँ आपके लिए बच्चों। कंटिन्यूस फॉर्म में दो तरह की है, स्टैटिक फिक्स या डायनामिक। अब स्टैटिक या फिक्स है, फिर से दो तरह की है, इक्वल साइज या अनइक्वल साइज। देखिए यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होगी, स्टैटिक है और इक्वल साइज है। ओके, या स्टैटिक है और अनइक्वल साइज है। और दूसरी हो गई कंटिन्यूस के अंदर ही डायनामिक। तो ये दो तरह की आपकी मेमोरी एलोकेशन है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप समझोगे। यहाँ पे अगर आपकी मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूस है, स्टैटिक है और इक्वल है, देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वल पार्टीशन किया हुआ है, तो आपकी साइज़ क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। कहने का मतलब है कि ये जैसे आपकी मेमोरी है और यहाँ पे टोटल इसकी साइज़ क्या है, 16 है KB। तो यहाँ पे 4 KB का आपने क्या कर दिया है, 4 पार्टीशन बनाएंगे। इस तरह के पार्टीशन को हम बच्चों क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्वल पार्टीशन साइज मेमोरी। और अनइक्वल के अंदर क्या हो जाएगा, ये 16 KB है जिसको आपने क्या कर दिया, एक आपने यहाँ पे 8 KB रख दिया, एक 2 KB रख दिया और बाकी दो आपने 9 10, बाकी आपने क्या रख दिया, 3 KB रख दिया। ओके, तो इस तरीके से जो आपके एलोकेशन होगा, वैसे 3 का तो होगा नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आपने 4 रख दिया, 4 रख दिया, कितना हो गया, 8 और 8 16। तो आपने क्या कर दिया, एक 8 रख दिया, एक 4 रख दिया और एक 4 रख दिया KB का। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपकी अनइक्वल साइज पर स्टैटिक पार्टीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या पंगा है,
पंगा देखिए यहाँ पे, अगर आप इक्वल पार्टीशन करते हैं फिक्स साइज का तो यहाँ पे आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो गया, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आई एफ का क्या मतलब है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई एफ का मतलब है आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे ई एफ का क्या मतलब है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपने कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया, 4 केबी के अंदर डिवाइड किया, और यहाँ पे जैसे आपका स्लॉट आया वो 2 केबी का आया, तो यहाँ पे कितना स्पेस बाकी रह गया, 2 केबी। तो जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उसके, जैसे ये ब्लॉक है उसके अंदर अगर जगह खाली रह जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक है जिसके अंदर ये जगह खाली रह गई है, इन सबको जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो इस सारी जगह, खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगर इक्वल साइज पार्टीशन हम करते हैं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों इंक्रीज होते हैं। इसकी जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अनइक्वल साइज पार्टीशन। उसके अंदर क्या होता है, आपका इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन है वो आपका कम होगा, क्योंकि इसकी जो साइज आपकी फिक्स साइज रहेगी, और उसके अंदर क्या होगा भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 2 केबी का प्रोसेस है तो आप 8 केबी के अंदर मत भेजो, 4 केबी के अंदर भेज दो, सीधी सी बात है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा बच्चों, कम होगा, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो एज इट इज बना रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ओवरले। हम किसका यूज कर सकते हैं, ओवरले टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर यूजर खुद डिसाइड करता है कि कितनी मेमोरी आपके प्रोसेस को यहाँ पे अलोकेट करनी है। तो आपको जो मोटे तौर पे टर्म है ना, आपको ये ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर स्टैटिक के अलावा अपने पास आती है डायनामिक। अब देखिए हर एक क्या किया गया है, दूसरे को जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्व करने का ये तरीका है। इक्वल के अंदर प्रॉब्लम आ रही तो हमने अनइक्वल कर दिया, अब अनइक्वल के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही तो हमने कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर जो अलोकेशन वो कैसा कर दिया बच्चों, डायनामिक। इसके अंदर प्रोसेस खुद डिसाइड करेगा कि भाई उसको कितनी साइज का ब्लॉक चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक पार्टीशन साइज इज अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, इज अकॉर्डिंग टू प्रोसेस साइज। अब इससे क्या हो गया, ये आपकी मेमोरी है मान लीजिए 16 केबी, और आपके पास एक प्रोसेस आया 2 केबी का P1। P1 कितना आपके यहाँ पे 2 केबी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 केबी स्पेस ये रिजर्व कर लेगा बस। अब इसके बाद आ गया मान लीजिए 8 केबी का प्रोसेस आ गया, तो ये क्या करेगा, 8 केबी का स्पेस क्या कर देगा बच्चों, यहाँ पे रिजर्व कर देगा। तो बताओ यहाँ पे अभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, डायनामिक पार्टीशन के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फिर भी आपके एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एक तो हम क्या करेंगे, कॉम्पेक्शन का यूज़ करेंगे, और दूसरी टेक्निक हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन करते हैं। ठीक है। तो हमने दो तरह के देख लिए, एक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, एक तो कंटिन्यूअस, और दूसरी कौन सी आपकी, नॉन कंटिन्यूअस। अब देखिए बच्चों नॉन कंटिन्यूअस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है ना, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है ना, अब यहाँ पे इसको ये प्रोसेस ही मान लो आप एक तरीके से, इस प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया, पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों, पेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये पेजेस फिर कहाँ भेजे जाते हैं, आपके रैम के अंदर। किसके अंदर, रैम के अंदर, जहाँ पे इस रैम को आप मान सकते हो जैसे इसको फ्रेम के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो इस फ्रेम की जो साइज़ है ना, वो इस पेज की साइज़ के हमेशा बराबर रहती है, इसलिए इस केस के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। फिर क्या करते हैं, इस पेजेस को यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंटिन्यूस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रोसेस यहाँ पे देखिए P1 के टुकड़े कर रहा हूँ मैं ना, जैसे P1 1.1, P1 1.2, P1 1.3, P1.4। अब यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, P1.1 यहाँ रख सकते हैं, P1.2 यहाँ रख सकते हैं, P1.3 यहाँ रख सकते हैं। जो आपका प्रोग्राम है उसको टुकड़े करके अलग अलग लोकेशन के ऊपर हम सेट कर सकते हैं, किसके अंदर, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर। ध्यान रखना कितनी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या होता है, मल्टी लेवल पेजिंग, ये इसका एडवांस टेक्निक है। इन्वर्टेड पेजिंग होती है, सेगमेंटेशन होता है जहाँ पे हम सेगमेंट के रूप के अंदर मेमोरी को अलोकेट करते हैं। फिर क्या हो गया यहाँ पे, सेगमेंटेड पेजिंग। तो ये नॉन कंटिन्यूअस के अलग अलग टेक्निक है, ये इनकी सब हेडिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे कंटिन्यूस के अंदर जो है आपको इनके सब हेडिंग के अंदर ध्यान रखना है। अब यहाँ से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है, एक तो आता है आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इन सॉल्यूशन से रिलेटेड, और आपका आता है नॉन कंटिन्यूस से रिलेटेड। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अल्गोरिथम फॉर अलोकेटिंग मेमोरी टू प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है उनको भाई आखिर किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा। भाई कोई तो ये बोलेगा ना कि भाई मैं पहले आया हूँ तो मुझे दो, या दूसरा बोलेगा कि भाई मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप मेरे को पहले नंबर ले लो, या फिर दूसरा बोलेगा कि भाई सॉरी, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, भाई जो आपकी साइज़ है उसके ऊपर ये सारी की सारी आपकी चीज़ें डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सारी की सारी साइज़ के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी। देखिए वही चीज़ें हैं पर इसको अलग तरीके से यहाँ पे समझा रखा है। देखिए यहाँ पे हम एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और क्विक फिट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स आपका इनका ध्यान रखिए बस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप इनका क्या करिए, सिर्फ की पॉइंट्स ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इन सभी एल्गोरिथम में से जो सबसे अच्छी एल्गोरिथम है, ओके, वो है आपकी फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। कौन सी है, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। और अकॉर्डिंग टू सर्चिंग टाइम जो बेस्ट एल्गोरिथम है वो क्या है, फर्स्ट फिट सबसे अच्छी है, फिर आपकी बेस्ट फिट है, या आपकी वर्स्ट फिट है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, हल्के से मोटे तौर के ऊपर ये सारी की सारी जो एल्गोरिथम जो भी है आपको ध्यान रखना है, आपको ये क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा पर मैं फिर लौट आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा। ए जिंदगी तू जरा गौर से देख, ए जिंदगी तू जरा गौर से देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो बच्चों किसी भी कारण से अपने आप को रोकना नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सुचारू रखनी है। आपकी एग्ज़ाम डेट भले ही थोड़ी आगे खिसक गई है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खिसक गई है, पर आपको रुकना नहीं है, निरंतर आपको चलते जाना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे यहाँ पास क्या है, फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बेसिकली फाइल से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है क्योंकि हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि सर का जो कंटेंट बहुत ही शानदार है, और मैं इसको एक वेल ऑर्गेनाइज वे के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। कंटेंट आपके पास अवेलेबल है पर इसको वेल ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से स्ट्रक्चर करके लाना और उसके बाद उसको पेश करना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपको जिस तरीके से समझ में आ रही सारी चीज़ें, वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। चलिए देखिए यहाँ पे, भाई फाइल क्या होती है, फाइल को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ डाटा। ऐसी फाइल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन रखते हैं। अब वो डेटा किस किस तरीके का हो सकता है, देखिए बच्चों, वो आपको टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। और इन सबको रखने के लिए कोई न कोई तो आपको कंटेनर चाहिएगा। उस कंटेनर को, ये जो कंटेनर है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फाइल बोलेंगे। ध्यान रखना, फाइल बोलेंगे। और जैसे बहुत सारी फाइल हो गई, बहुत सारी फाइल हो गई, F2 F3, इन सबको रखने के लिए जो कंटेनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हो गए, इन सबको रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये मतलब हायरार्की है पूरी की पूरी। नेक्स्ट देखिए, फाइल बेसिकली देखिए अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे दो तरीके से हम मेजर कैटेगराइज कर सकते हैं, डेटाबेस फाइल और सिस्टम फाइल। कौन सी होगी बच्चों, डेटाबेस फाइल और सिस्टम फाइल। डेटाबेस मतलब जो डेटा रखता हो, सिस्टम फाइल मतलब जो प्रोग्राम रखता हो। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने आपको जरूरत नहीं है। फिर देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करें, डेटाबेस फाइल के अंदर किस तरीके से डेटा रहता है, देखिए यहाँ पे रो, रो के बाद क्या आएगा आपका फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद टेबल, और टेबल के बाद आपके पास डेटाबेस। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह की आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है ना, पूछते हैं, ध्यान रखना। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। रो, रो मतलब क्या हो गया आपके पास, ये रो। फील्ड, फील्ड मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कॉलम। और रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया, रो और कॉलम दोनों को मिक्स करके जो कहते हैं ना। टेबल, जो बहुत सारे रो और कॉलम का अरेंजमेंट हो सकता है, और बहुत सारे टेबल मिलके आपकी डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या आपके इंक्रीजिंग साइज वाइज ऑर्डर के अंदर है। फिर अगर ये हम बात करें सिस्टम फाइल के अंदर बच्चों, प्रोग्राम फाइल के अंदर, तो देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके आपका वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड से मिलके आपके सेंटेंस बनता है।
और सेंटेंस से मिलके प्रोग्राम, प्रोग्राम से मिलके सॉफ्टवेयर, और ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर को हम पैकेजेस कहते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे फाइल आपके चार तरीके से बन सकती है, एक ऑर्डिनरी फाइल, सिस्टम फाइल, डायरेक्टरी फाइल या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल, सिस्टम फाइल, डायरेक्टरी फाइल या FIFO फाइल। ऑर्डिनरी फाइल देखिए यूजर द्वारा बनाई जाती है। ओके, ऑर्डिनरी फाइल किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके यूजर द्वारा। सिस्टम फाइल किसके द्वारा बनाई जाती है? हाँ, सिस्टम फाइल आपके सिस्टम द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? ये लॉग फाइल। ठीक है, लॉग फाइल। डायरेक्टरी फाइल देखिए यहाँ पे फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग फोल्डर डायरेक्टली बनाना। एग्जांपल जैसे देखिए वीडियो फाइल्स का अलग फोल्डर हो गया, इमेज फोल्डर का अलग हो गया, टेक्स्ट फाइल का अलग फोल्डर हो गया। ठीक है, FIFO फाइल देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉफ्टवेयर की वजह से बनती है। एग्जांपल प्लेलिस्ट जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की वजह से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? FIFO फाइल। जैसे हम कुछ सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग की जो प्लेलिस्ट बनती है वो किसके अंदर आएगी? आपकी FIFO के अंदर। ओके, अब देखिए ये तो हमारी फाइल्स हो गई जहाँ पे हम डेटा रख रहे हैं, पर रियल टाइम में जो आपका डेटा सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो आपके हार्ड डिस्क है उसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा, उसको हम कैसे अलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निक्स है बच्चों, फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल को डिस्क में 3 तरीके से स्टोर किया जा सकता है। किस तरीके से आप उसको अलोकेट करोगे या स्टोर करोगे? सबसे पहला हो गया आपका कंटिन्यूस, फिर लिंक्ड अलोकेशन, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपके पास इंडेक्स अलोकेशन। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कंटिन्यूस एलोकेशन जैसा नाम वैसा काम। इसके अंदर डेटा है आपका कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर रहता है। जैसे देखिए आपकी एक फाइल है, ठीक है, तो F1 का कुछ पोर्शन इस वाले ब्लॉक में आ रहा है, फिर कुछ पोर्शन इस ब्लॉक में आ रहा है, और कुछ पोर्शन इस ब्लॉक में आ रहा है। पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये तीनों ब्लॉक है वो क्या है? कंटिन्यूस है, निरंतर है। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। मेमोरी को क्या किया गया है बच्चों? ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, और एक F1 नाम की एक फाइल है, मान लीजिए इसकी साइज की आपकी 30 KB है। कितनी बच्चों? 30 KB। और हर एक ब्लॉक आपका यहाँ पे कितना है? 10 KB का। अब देखिए यहाँ जो फाइल दी गई है ना, वो 10 KB यहाँ पे रखा गया, 10 KB यहाँ पे रखा गया, और 10 KB यहाँ पे रखा गया। ओके, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बेनिफिट क्या है? जब भी कभी आपको फाइल चाहिए होगी, अगर आपको फर्स्ट ब्लॉक मिल गया, इसका मतलब उसके साथ ही आपके निरंतर आगे वाले ब्लॉक जुड़े हुए हैं। ओके, और इससे आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी नहीं होगी। इनको और क्या क्या बोल सकते हैं? सिक्वेंशियल एरे, लीनियर फाइल एलोकेशन। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? लिंक्ड एलोकेशन। क्या है? लिंक्ड एलोकेशन, नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसा नाम वैसा काम। अब यहाँ पे देखिए लिंक से कुछ एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, कहीं न कहीं आपकी फाइल को क्या कर रखी है बच्चों? लिंक कर रखी है। देखिए यहाँ पे ये एक फर्स्ट फाइल है F1, जिसका फर्स्ट पार्ट है F1, उसको लिंक कर रखा है नेक्स्ट यहाँ ब्लॉक से, फिर नेक्स्ट यहाँ ब्लॉक से, ये ब्लॉक से, ये ब्लॉक से, ब्लॉक से। एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये नॉन कंटिन्यूस है। पिछले बारी की तरह नहीं है कि भाई यहाँ पे सारी की सारी एक ही क्रम के अंदर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स यहाँ है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक्ड। एक फाइल दूसरे से लिंक्ड है। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? जरा सोच के बताओ। मान लीजिए भी किसी भी कारण से ये जो पॉइंटर था ना, ये पॉइंटर से लिंक्ड है, तो यहाँ से पॉइंटर क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, या किसी कोई करप्शन आ गया, कुछ भी हो गया। अब आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक तो आप फाइल एक्सेस कर पाओगे, पर आगे की फाइल जो थी, फाइल के जो डेटा था, क्या आप उसे आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये इसका डिसएडवांटेज है आपके लिंक्ड अलोकेशन का। अगर यहाँ पे कोई पॉइंटर मिस हो जाता है, या फाइल किसी कारण से ब्रेक हो जाती है जो आपके पॉइंटर्स हैं, तो पूरी फाइल आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंडेक्स अलोकेशन। अब इंडेक्स अलोकेशन के अंदर क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फोल्डर होगा और उसके अंदर जितने भी ब्लॉक है उसका रेफरेंस डाल दिया जाएगा कि भाई इन फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो ये इसकी सभी को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। जैसे देखो इस ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है, फिर इसको पॉइंट कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, सॉरी इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या फ़ायदा हुआ? जैसे आपको कुछ डेटा चाहिए, आप डायरेक्ट इंडेक्स फोल्डर के अंदर आए। ये सेम उसी तरीके से बच्चों, जैसे आपकी किताब होती है ना जिसके आगे सबसे पहले इंडेक्स लिखा होता है, और जिस भी पेज के ऊपर आपको जाना होता है तो आप क्या करते हो? वहाँ इंडेक्स में देखते हो, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है इस वाले पेज नंबर के ऊपर है, और डायरेक्ट आप उस जो पेज नंबर के ऊपर बच्चों क्या कर जाते हो? जंप कर जाते हो। देखिए यहाँ पे फिर तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि भाई सर्चिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि वो टॉपिक कहाँ पे, और फटाफट उसके ऊपर आप जंप कर लोगे। नहीं आपको कंटिन्यूस की तरह एक एक जाना पड़ेगा, नहीं लिंक्ड की तरह आपको एक ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप रेंडमली जंप कर सकते हो। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है आप बताओ जरा सोच के मुझे। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? देखिए, अगर किसी कारण से आपके इंडेक्स ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम आ गई, पे आपकी जो मेन इंडेक्स शीट है ना उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ गई,
तो आप बताओ कि क्या आप डायरेक्ट जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो ये इसका क्या है बच्चों, एक डिसएडवांटेजेस है। तो तीन तरह के हमने एलोकेशन मेथड पढ़ ले, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस और इंडेक्स। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है। इन चीज़ों के ऊपर आपको डेप्थ में याद होना चाहिए। ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए फाइल सिस्टम बच्चों, FAT32, NTFS और एक्सफेट, तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। FAT32 की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके आई एग्जाम के अंदर। फाइल एलोकेशन टेबल, इसकी साइज क्या होती है? 4 GB। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसकी 16 GB होती है। एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना है ना। सॉरी, इसकी 16 TB होती है ना NTFS। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्सफेट, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल ये कितनी होती है आपकी? 128 पेटाबाइट की। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है बेसिकली बच्चों, आपको इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके। अब देखिए यहाँ पे इसी के अंदर जो नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी का ही टॉपिक है। देखिए डिस्क क्या होती है भाई? जहाँ पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है। ओके, जो आपकी हार्ड डिस्क है, बेसिकली जो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, या आप बोल सकते हो एक्सिलरी मेमोरी है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो आप हार्ड डिस्क लगा रहे हो, हार्ड डिस्क जो लगाते हो ना कंप्यूटर में, वो किस तरीके की है, वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या उसका टाइम रहता है। तो देखिए डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई डिस्क का हम उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं। अब अगर इसकी इंटरनल हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, आर्किटेक्चर देखें, तो यहाँ पे देखिए इस डिस्क के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया इसका? स्पिंडल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पिंडल बोलेंगे। फिर देखिए ये जो सर्कुलर है, इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। ध्यान रखना, ट्रैक में इसको बोल रहा हूँ है ना। और सेक्टर किसे बोलेंगे? बीच के अंदर ये जो एरिया है ना, ये सेक्टर है। फिर यहाँ से ये सेक्टर है। फिर यहाँ से ये सेक्टर है। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्टर बोलेंगे। ये समझ में आई बात? ट्रैक, ये राउंड शेप है, उसको हम ट्रैक बोल रहे हैं। ये राउंड शेप वाला, इसको मैं ट्रैक बोल रहा हूँ। सेक्टर में इसको बोल रहा हूँ बीच वाले को। ओके। और ये हो गया आपका स्पिंडल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और ये सरफेस हो गई। देखिए एक तो ऊपर वाली सरफेस हो गई, और एक ये नीचे वाली सरफेस हो गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका आर्म असेंबल, मतलब जहाँ से आपकी आर्म निकलेगी ना, ये आर्म। और ये हो गया रीड राइट हेड, जो इसके ऊपर रीड कर रहा है ना, ये हो गया आपका रीड राइट हेड। ओके। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलेंडर। तो ये टर्म आपको ध्यान होनी चाहिए कि किसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्क में बहुत सारे प्लॉटर होते हैं। डिस्क की हर प्लॉटर पर दो सरफेस होती है। इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों? प्लॉटर। ठीक है, टर्म से लेके कंफ्यूज मत होइए, मेरे क्या आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं क्या बोलूँगा? प्लॉटर बोलूँगा, प्लॉटर। जैसे ये आपकी डिस्क है, और इसको मैं कैसे बताऊँ, आप देख लीजिए। अगर आपको नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक प्लोटर है। ये बच्चों क्या है? आपका एक प्लोटर है। ठीक है, इसको पतला इमेजिन कीजिए, इसको ब्रॉड करके मैं बता रहा हूँ। ये प्लोटर है, इसके ऊपर और नीचे दो सरफेस होती है। क्या होती है? ये सरफेस एक है, और एक ये दूसरी वाली सरफेस है। और इस पूरे को मैं प्लोटर बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? फिर देखिए ये जो प्लोटर है, इसके ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राउंड और ट्रैक होते हैं। उन ट्रैक के अंदर फिर क्या होते हैं? आपके सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक के अंदर आपके सेक्टर्स होते हैं। ये तो हो गया आपका एक प्लोटर। फिर वापस आया दूसरा प्लोटर, फिर तीसरा प्लोटर, चौथा प्लोटर, पांचवा प्लोटर, इस तरह बहुत सारे प्लोटर आ गए, तो वो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका सिलेंडर कहलाएगा। ओके। मेरे ख्याल से आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे डिस्क की हर प्लोटर पर दो सरफेस होती है। ओके। हर सरफेस एक ट्रैक में बटा होता है। ठीक है, ये सरफेस है, हर एक ट्रैक में बटा हुआ है। ट्रैक सेक्टर में बटा हुआ है। जो आपका ट्रैक है वो किस में बटा हुआ है? यहाँ पे सेक्टर में बटा हुआ है। ओके। फिर देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेक्टर की साइज कितनी हो रही है? 512 MB। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि आपकी जो सेक्टर की साइज है वो कितनी होती है? 512 बाइट। ये ध्यान रखना बच्चों, कितनी है? 512 बाइट। ओके। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ टाइम डिफाइन करने वाले हैं कि भाई डेटा को लाने ले जाने के क्या कुछ टाइम होते हैं, या अलग अलग होते हैं, या एक ही होते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे सीक टाइम। अब सीक टाइम किसे बोलेंगे? डेटा को रीड राइट करने के लिए संबंधित ट्रैक पर पहुंचने वाला समय। अब देखिए यहाँ पे
डेटा को रीडायरेक्ट करने के लिए संबंधित ट्रैक पे पहुंचने के समय। अब देखिए ये भी रीडायरेक्ट हेडर है, तो क्या आपका डेटा इसके ऊपर है, इसकी प्लॉटर पे है, इस प्लॉटर पे है, जिस भी प्लॉटर के ऊपर है वहां तक पहुंचने वाला, फर्स्ट टाइम ट्रे तक पहुंचने वाले समय को हम क्या बोलेंगे, सीक टाइम बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेटेंसी टाइम, ट्रैक पर पहुंचने के बाद संबंधित सेक्टर में पहुंचने वाला समय। एक बार आप ट्रैक के पास पहुंच गए, अब जिस भी ट्रैक पे हो बच्चों, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप इस ट्रैक के ऊपर हो, अब इस ट्रैक से आपको किस सेक्टर के ऊपर जाना है, मान लीजिए यहाँ जाना है। भाई जब आप रीड राइट हेड कॉल किया था तब तो आप इस जगह थे, अब आपका सेक्टर में डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से इस सेक्टर पे जाने वाले टाइम क्या कहलाएगा, आपका लेटेंसी टाइम। ये क्या हो गया आपका लेटेंसी टाइम। और नेक्स्ट क्या आपका एक्सेस टाइम। भाई एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, सर्च टाइम। आपने सबसे पहले डेटा को सर्च किया और उसके बाद जो सीपीयू को आपने उपलब्ध कराया उसके बीच में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस टाइम बोलेंगे। ओके। तो देखिए बच्चों, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए इस मैराथन के अंदर लेके आया हूँ, और ये ऑलमोस्ट हमारा जो जितना भी टॉपिक था ओएस का, वो अब हम इसको फिनिश की ओर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, एक एक बार इन सारी चीज़ों को ज़रूर सुनना है ना, ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है, डिस्क शेड्यूलिंग। डेटा को किस टेक्निक द्वारा डिस्क में सर्च किया जा सकता है, उसकी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखिए सीपीयू कई बार क्या होता है, बहुत सारे डेटा पास कर देता है, जैसे 10, मान लीजिए उसको चाहिए 10 नंबर चाहिए, 12, 15, 20, 5, 6। ओके, इस तरीके से उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ये सारे उसके लिए क्या एक तरीके से एलिमेंट्स है। अब इनको हम सर्च करेंगे तो भाई किस तरीके से करूँ, पहले मैं जो पहले आया पहले उसको सर्च करूँ, या सबसे छोटे वाले को पहले सर्च करूँ, या सबसे बड़े वाले को सर्च करूँ। भाई आप मुझे तरीका तो बताओ भाई किस तरीके से सर्च करूँ। तो इसलिए क्या हुई है, डिस्क शेड्यूलिंग की भी बच्चों अलग अलग टेक्निक बताई गई है। वो कौन कौन सी देखिए यहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया पहले पाएगा। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मान लीजिए सर्च करने में जिसको सबसे कम समय लग रहा है, या उसको मैं पहले सर्च करके दूँ सीपीयू को। स्कैन, स्कैन एल्गोरिथम है जिसके अंदर मैं एक साइड स्कैन करता रहता हूँ। सर्कुलर स्कैन मतलब एक साइड गया और वापस बाउंड्री वैल्यू से आ रहा हूँ मैं। लुक का मतलब क्या है, लास्ट बाउंड्री तक नहीं जाऊंगा। और सर्कुलर का मतलब भी क्या है, लास्ट बाउंड्री तक नहीं जाऊंगा, और एक साइड खत्म हो गया तो दूसरी साइड से वापस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, स्कैन, सर्कुलर स्कैन, और लुक और सर्कुलर लुक। ओके। तो ये जो पूरा हमने अभी जस्ट टॉपिक पढ़ा है बच्चों, ये पूरा कौन सा टॉपिक था आपका, फाइल से रिलेटेड। और फाइल से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या अभी तक बने हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आपके लिए ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया है मैंने, जो भी आपके इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ओके। इस वाली ये वाले टॉपिक के अंदर देखिए यहाँ पे, तो ये मैराथन का आपका लास्ट पड़ाव है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसे आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके बारे में जो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने, देखिए बच्चों हर चीज़ के आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि भाई ये कीवर्ड से याद रह गया तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र। तो ये क्या होते क्या नहीं, आप शुरू से मैराथन क्लास देख रहे हो तो आसानी से आपको पता चल पा रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे फीचर्स है ना आपका यूनिक्स शो करता है। 1969 के अंदर आया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे किसने बनाया, AT&T बेल लैब्स के अंदर इसको बनाया गया। ध्यान रखना यह सी भाषा में लिखा गया है आपका यूनिक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको याद रखनी है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या होती है बच्चों, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि भाई इसकी फुल फॉर्म तो सर अलग ही लग रही है, अगर इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा, UNICS। तो ध्यान रखना यूनिक्स को कई बार ऐसे भी बोलते हैं, यूनिक्स, UNICS, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइनेक्स, तो ये ओपन सोर्स है। ध्यान रखना लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 के अंदर आया लाइनेक्स टोरवर्ल्ड। किसने बनाया है, लाइनेक्स टोरवर्ल्ड ने। मुख्यतः सर्वर के लिए उपयोग किया जाता है आपका लाइनेक्स, और ये डिपेंड होता है आपका यूनिक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये आपका यूनिक्स के अंदर डिपेंड होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम सोलारिस। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। सोलारिस 1993 के अंदर आया है, और ये सन माइक्रोसिस ने इसको डेवलप किया था।
नेक्स्ट हमारा भारत का कौन सा ओएस है, तो वो है आपका भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, बोस। क्या बोलता हूँ, बोस। ये ओपन सोर्स है। 2007 के अंदर सीडेक ने बनाया था इसको। किसने बनाया बच्चों, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी सीडेक की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखिए एम एस डोस की हम बात करें तो 1980 के अंदर ये आया था और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ये जो एम एस डोस है मेरे ख्याल से जो अगर यहाँ पे कोई 90s का है तो उनको पता होगा कि भाई उस समय शुरुआत के अंदर जब हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स आए थे तब वहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन ही दिखती थी और उसके ऊपर आप कमांड टाइप करते थे, बस यही काम होता था। और कहीं कहीं ज़्यादा एडवांस के अंदर कुछ कमांड्स लिखवाते थे जिससे कोई लाइनें वाइनें बन जाती थी, बस यही कंप्यूटर था उस समय। जिसको ये आता है उसको कंप्यूटर आता है। तो उसके उसके अंदर ये 1980 के अंदर जो ओएस था वो कौन सा था बच्चों, एम एस डोस। नेक्स्ट देखिए फिर आया विंडोज़। विंडोज़ ने आके क्या किया है कि रिवोल्यूशनाइज किया है। जैसे विंडोज़ मार्केट में आया एक तरीके से मार्केट के अंदर बूम आ गया। तो ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब यहाँ पे आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ग्राफिक्स दे दिए जाएंगे। जैसे देखिए अभी मैं पेन टेबलेट का यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ के ऊपर ही, आपको आइकन मिल जाएगा माय कंप्यूटर का, इसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे फिर आपको फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर के अंदर जाना है। बिल्कुल ग्राफिक्स के थ्रू आपको यूज़ करना सिखाएगा। तो देखिए कब आया विंडो वन, 1985। टू कब आया, 1987। 95 कब आया, 1995। सेवन आया 2009 में। एट आया 2012 के अंदर। 10 आया आपके 2015 के अंदर और 11 आया बच्चों आपके 2021 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए विंडो 10 में क्या एक्स्ट्रा आया, आईई को एम एस एज में परिवर्तित कर दिया गया है। जी हाँ, विंडो 10 के ऑनवर्ड या विंडो 10 से अब आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एम एस एज, माइक्रोसॉफ्ट एज चलता है। कोर्टोना का यूज़ किया गया सर्च के लिए, आप वॉइस दे सकते हो अपनी और वो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें सर्च कर लेगा। तो देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट हम बात करेंगे एंड्रॉयड की, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कब आया आपके बच्चों 2007 के अंदर। और किसके द्वारा लाया गया, ये आपके गूगल कंपनी, किसके द्वारा, गूगल। ये किसके ऊपर बेस है, आपके लाइनेक्स के ऊपर, ध्यान रखना। इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं और इसके जो मेनली वर्जन आते हैं वो एक डिश के ऊपर रहते हैं, जो बिस्किट होते हैं उसके ऊपर कभी ओरियो आ जाता है, कभी किटकेट आ जाता है, इस तरीके से इसके वर्जन्स रहते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड 1.0 2008 के अंदर आया और एंड्रॉयड 11.0 आपके 2020 के अंदर है आए और इसके बीच में बहुत सारे इसके वर्जन है। तो फर्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट होगा वो भी आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ देखिए HTC ड्रीम एंड्रॉयड को उपयोग करने वाला प्रथम मोबाइल फ़ोन था। तो HTC ड्रीम है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने वाला सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था। सेकेंड देखिए iOS, क्या है आपके iOS। तो ये जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, आपका एप्पल इनकॉर्पोरेशन का। किसका है बच्चों, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आईफोन ओएस जिसका जो फर्स्ट वर्जन आपका आया था जनवरी 2007 के अंदर। कब आया, जनवरी 2007। और अभी जो iOS 14 चल रहा है 2020 के अंदर आया है। इसके अलावा फिर अब जब iOS के जो अपडेटेड आते जा रहे हैं उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विनोज विन ओएस, ये 2010 के अंदर आया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही ये लाया गया। ये सारे मोबाइल के हैं ना। सिम्बिया 1998 के अंदर सिम्बिया कंपनी ये अब बंद हो चुका है। ब्लैकबेरी है 1999 के अंदर। 2013 के अंदर ये लास्ट इसका प्रोडक्ट आया था और अभी ये हाल फिलहाल मार्केट से आउट हो चुका है। तो हाल फिलहाल मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो आपका कौन सा है, मेन एंड्रॉयड चल रहा है। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों अभी यहाँ पे ये हमारी पूरी की पूरी मैराथन क्लास हमने ख़त्म कर दी है और जिस तरीके से आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मोटिवेशन मिल रहा है मुझे भी और अच्छे अच्छा करने के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उसको जाइए करिए और बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, लगातार आपको संघर्ष करते रहना है। एग्ज़ाम आपके होने होंगे ही, डेट्स तो आ चुकी है और फाइनली है कि वो आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, और भी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कमेंट के अंदर कमेंट जरूर कीजिए कि भाई और किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूँ। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो भी मैराथन क्लास है उसके अंदर हम मिलने वाले हैं। तो आपको जो ये अभी मैराथन क्लासेस हो चुकी है उनको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।